नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे CBT 2 में। तो ये सेशन जो करंट अफेयर्स है उसके लिए है। इसमें हम टॉप 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले CBT 2 के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, द UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द डैश ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है ना, उसने कौन से साल को अंतर्राष्ट्रीय साल वुमेन फार्मर का डिक्लेयर करा है? तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, इसको सजेस्ट करा था FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सजेस्ट करा था कि जो 2026 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जो भी जेंडर इनइक्वालिटी है उसको कम करना और जो भी महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। Who has been appointed as the new chairman of Economic Advisory Council to the Prime Minister? तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनकी एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि उसका चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है S महेंद्र देव। ऑप्शन सी, S महेंद्र देव। ये डायरेक्टर थे एक्सिस बैंक के, ठीक है। इनको हाल ही में जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किसको करा है? तो सबसे पहले डॉक्टर विवेक देबरॉय थे, ठीक है। विवेक देबरॉय जी थे, वो इस पोस्ट को संभाल रहे थे, पर इनका 1 नवंबर 2024 को निधन हो गया, जिसके बाद ये खाली पड़ी थी सीट, ठीक है। तो उस टेम्पररी बेसिस पे जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी जी, उनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। और अब फाइनल जो परमानेंट अपॉइंटमेंट है वो हो गया S महेंद्र देव जी का, ठीक है। Who has been recently appointed as a Deputy Chief of Army Staff Strategy in the Indian Army? Deputy Chief Army Staff स्ट्रेटेजी पोस्ट स्ट्रेटेजी यूनिट का किसको अपॉइंट किया गया? तो ये अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसके कारण इनको ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा ये एक और पोस्ट होल्ड करते हैं जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, जिसको DGMO कहा जाता है। उसके हेड भी राजीव घई जी हैं। Who has become the first woman officer of Indian Navy to be appointed as aide-de-camp ADC to the President of India? aide-de-camp जो पोस्ट होती है, उसकी पहली वुमेन महिला अफसर कौन बनी है? aide-de-camp क्या होता है? हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं आर्मी के, ठीक है, जिनका जो है हर वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रहते हैं। आपने देखा होगा उनके साथ आर्मी के ऑफिसर चलते हैं, है ना, जिनका काम क्या होता है? पूरा कोऑर्डिनेशन बनाना, जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी इनका डेली शेड्यूल है ना, जो भी इनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना, उसको फॉलो करना, सुनिश्चित करना, वो इनका काम होता है।
तो इसमें पहली महिला ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं, तो पूछा गया उनका नाम क्या है ना। तो उनका जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ये पहली महिला ऑफिसर नेवी से भी बनी है, ठीक है, नेवी से भी पहली महिला ऑफिसर है जो, और पहली इस एडीसी पोस्ट पे आने वाली भी पहली महिला ऑफिसर है, ठीक है। ये इंडियन नेवी की हैं लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया। हाल ही में नॉर्थ कोरिया जो है उसकी एम्बेसडर चेंज हुए हैं। हमसे पूछा गया कि उन जो अभी नए अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है एलावती लॉन्ग कुमार। ऑप्शन ए एलियावती लॉन्ग कुमार। ये 2008 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं जो हाल ही में अभी करंटली पैराग्वे जो है वहाँ पे अपॉइंटेड हैं, ठीक है। तो अब इनको नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर बनाया गया है। The government has appointed RBI Deputy Governor Dash as a member of 16th Finance Commission। जो 16वीं फाइनेंस कमीशन है उसमें हाल ही में कौन से आरबीआई डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया गया है। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, ये टेम्परेरी बेसिस पे हुआ है, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पे इनको अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम है टी रवि शंकर। ऑप्शन सी टी रवि शंकर, ठीक है। ये अभी कमेटी के मेंबर बने रहेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कब तक हुआ है? इनका अपॉइंटमेंट हुआ है अक्टूबर 31, 2025 तक के लिए, या जब तक जो कमेटी है, कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट दे दे। दोनों में से जो पहले होगा तब तक इनका अपॉइंटमेंट होगा। अब बात करें फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल जो होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन को डिफाइन करता है, और 281 जो है वो रिकमेंडेशन जो होते हैं ना फाइनेंस कमीशन के, उससे डील करता है, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल भी देख लीजिएगा। संविधान के अनुसार 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बनती है, ठीक है। और मेंबर कितने होते हैं? एक चेयरमैन और 4 मेंबर, दूसरे मेंबर होते हैं 4, ठीक है। करंट कौन सी चल रही है? 16 फाइनेंस कमीशन। हेड कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी इसके हेड हैं। अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो मेंबर में एक तो हो गए टी रविशंकर जी जो कि पार्ट टाइम मेंबर हैं, ठीक है। इसके पार्ट टाइम मेंबर हैं टी रविशंकर जी। इसके अलावा सौम्या कांति घोष, ठीक है, ये भी पार्ट टाइम मेंबर हैं। इसके अलावा है ऋत्विक रंजन पांडे, ठीक है। ऋत्विक रंजन पांडे भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा जो एक मेंबर है उनका नाम है अजय नारायण झा, ठीक है। अजय नारायण झा इनका नाम है ना। कमेटी फाइनेंस 16 फाइनेंस कमीशन बनी कब थी? ये बनी थी 1 जनवरी 2024 में। कब तक के लिए बनी थी? 15 अप्रैल 25 तक के लिए। एक्सटेंशन मिला 31 अक्टूबर 2025 तक का, ठीक है। ये 16 फाइनेंस कमीशन थी जिसके हेड थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। पहली फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो वो बनी थी 1951 में, और उसके हेड थे केसी नियोगी जी, ठीक है। केसी नियोगी जी उसके हेड थे। Recently, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, launched on 28th August 2014, has marked 11 years of transformative impact in India's financial landscape. As of August 2025, total number of PMJDY accounts have reached dash। तो जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त 2024 को
प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें होता क्या था, इसमें बेसिकली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते थे। ठीक है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो कि होता है ना, बिना कोई बैलेंस इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट में। ठीक है, वो अकाउंट खोले जाते थे और उसमें आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती थी। नॉर्मल चेकबुक को छोड़ के नेट बैंकिंग हो गई, डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती थी बैंक के द्वारा। तो वो हम स्कीम लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। हाल ही में उसने 11 साल पूरे करे हैं। तो हमसे सवाल में पूछा गया है कि अगस्त 2025 तक टोटल कितने अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो ये हुए हैं 56.16 करोड़। ऑप्शन ए 56.16 करोड़ अगस्त 2025 तक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। Who won the 2025 Shakti Bhatt Award for its for their debut memoir द लकी वंस। तो द लकी वंस किताब जो आई थी, है ना, डेब्यू एल्बम, डेब्यू नॉवल जिसका था, उसके लिए 2025 शक्ति भट्ट अवार्ड मिला है। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे उसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ज़रा चौधरी। ऑप्शन ए ज़रा चौधरी जो है वो जो द लकी वंस अवार्ड है ना उसकी राइटर हैं। ठीक है, ये अवार्ड जो है 2025 शक्ति भट्ट अवार्ड इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आखिरी अवार्ड है। इसके बाद ये अवार्ड ख़त्म हो जाएगा। अवार्ड शुरू हुआ था 2008 में, है ना, 2008 में पहली बार शक्ति भट्ट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और 2025 जो है उसके बाद ये अवार्ड बंद कर दिया जाएगा। ये आखिरी अवार्ड था जो इनको ज़रा चौधरी जी को दिया गया था। ये जो अवार्ड है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ होती है ना, ठीक है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये सारे जो है ना उसमें जो राइटर्स होते हैं उनको अवार्ड किया जाता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 शक्ति भट्ट अवार्ड किसको मिला था? ज़रा चौधरी। किताब का नाम क्या था? द लकी वंस। Who has been officially recognized as a Guinness World Record icon? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? ठीक है, तो ये दुनिया के सबसे तेज़ इंसान है। इनका नाम है उसेन बोल्ट। ऑप्शन सी उसेन बोल्ट। इनको हाल ही में 70th एनिवर्सरी थी। गिनीज बुक आपको पता होगा, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होते हैं ना, जो भी दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो उसका 17th एडिशन एनिवर्सरी थी गिनीज बुक की। ठीक है, उस मौके पर इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन अपॉइंट करा है उसेन बोल्ट जी को। ठीक है, 8 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं उसेन बोल्ट जी। Which state has been officially declared as a second fully literate under उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इन 2025? तो जैसा कि आपको पता है उल्लास स्कीम चलती है। ठीक है, उल्लास स्कीम जो है जो लिटरेसी बढ़ाने के लिए, है ना, जो बेसिक लिटरेसी होती है ना, सेंट्रल की एक स्कीम है। ठीक है, उसमें जो बेसिक लिटरेसी होती है ना, फाउंडेशन लिटरेसी होती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसका जो फुल फॉर्म है उल्लास का वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। इसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रल स्कीम है 2022 से 2027 तक ये स्कीम चलेगी। टारगेट किसको है?
15 साल से ऊपर जो भी लोग हैं जो किसी कारणवश स्कूल न जा पाए, ठीक है, वो इसके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, टारगेट मेंबर्स हैं। हाल ही में एक स्टेट ने अनाउंस करा है कि वो फुल्ली लिटरेट बना है उल्लास स्कीम के अंडर में, ठीक है। बेंचमार्क क्या है फुल्ली लिटरेट बनने का? तो उसका बेंचमार्क है 95%, ठीक है, 95% लिटरेसी। अगर आप 95% से ज़्यादा लिटरेट हैं तो माना, लिटरेसी रेट है आपके स्टेट की, तो माना जाता है आप फुल्ली लिटरेट है, ठीक है। तो ये अनाउंस करने वाला जो स्टेट बना है वो है गोवा, ऑप्शन बी गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, डॉक्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि गोवा जो है वो फुल्ली लिटरेट बन चुका है उल्लास स्कीम के अंडर। अनाउंसमेंट हुआ था गोवा के 39th स्टेटहुड डे पे, ठीक है। 39th स्टेटहुड डे जो था गोवा का, उस पे ये अनाउंसमेंट हुआ था। कब मनाया जाता है? मई 30, 2025 को, ठीक है, तभी अनाउंसमेंट इन्होंने करा था। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बिन एस्टैब्लिश? भारत की पहली ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क वो कहाँ पे बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी होलम्बी कलान, ऑप्शन बी होलम्बी कलान, जो कि न्यू दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में, सॉरी नॉर्थ दिल्ली में एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। यहाँ पे जो पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क है वो बनाया जाएगा, ताकि जो दिल्ली की ई वेस्ट प्रॉब्लम है ना, उससे डील किया जा सके, ठीक है। उसके लिए ये इको पार्क खोला जा रहा है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड अ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सुपर गरुड़ सुपर गरुड़ शील्ड 2025, ठीक है। तो सुपर गरुड़ एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है दो देशों के बीच में, वो हाल ही में लॉन्च हुई थी। तो हमसे पूछा गया वो देश कौन से हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ये लॉन्च हुई है इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Recently, India has won how many medals in the 19th edition of World Archery Youth Championship 2025 held in Winnipeg, Canada? हाल ही में 19वां एडिशन हुआ था वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप का, है ना, जो कि कनाडा में हुआ था। तो पूछा गया है कि भारत ने कितने मेडल जीते थे इसमें? तो भारत जो है वो सेकंड रैंक पे आया था, उसने टोटल 8 मेडल जीते थे, ऑप्शन ए 8 मेडल जीत के भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पे था। फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट पे था साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया था, 17 मेडल टोटल जीते थे। उसके बाद सेकंड पे इंडिया था। विच सिटी इज होस्टिंग द स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट ऑन June 5th 2025? हाल ही में एक जून में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट हुआ था। पूछा गया कौन सा शहर उसको होस्ट करेगा, तो ये जो होस्ट करेगा वो करेगा उज्जैन, ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन इस समिट को होल्ड ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा। इनॉग्रेशन किसने करा था? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, ठीक है। और थीम क्या थी? थीम थी वेलनेस अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, वेलनेस अ न्यू पर्सपेक्टिव इस समिट की थीम थी। Which Indian state is set to become the first in the country to implement mobile-based e-voting using an Android platform? कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बनेगा भारत में
है ना, जो कि मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग चालू करेंगे, ठीक है, एंड्रॉयड बेस्ड होगा ये सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये जो स्टेट है इसका नाम है बिहार। बिहार जो है वो पहला स्टेट बनने जा रहा है, ठीक है, जो कि ई वोटिंग मोबाइल पे मोबाइल ऐप के थ्रू करवाने वाला है। मोबाइल ऐप का नाम क्या है? मोबाइल ऐप का नाम है ई वोटिंग SECPHR, ठीक है, ये इसका नाम है ना, ई वोटिंग SECBHR। बनाई किसने है? सीडेक और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये ऐप को डेवलप करा है। व्हेन वॉज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो कब लॉन्च हुआ था? तो हाल ही में इस इनिशिएटिव ने 10 साल पूरे करे हैं, है ना, 10 साल इस इनिशिएटिव ने पूरे करे हैं। इनिशिएटिव पहले तो था क्या? ये था डिजिटल इंडिया बनाना, मतलब जितने भी आप सोसाइटी है और जो भी मिनिस्ट्रीज हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिजिटली एम्पावर करना, ठीक है। इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। लॉन्च हुआ था सन 2015 में, ऑप्शन बी 2015। इसने अभी 10 साल पूरे करे हैं अपने। हु चेयर्स द गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अंडर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ठीक है। तो जो RDI स्कीम है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम जो है ना, उसके अंडर में एक फाउंडेशन है, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन। उसके गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये RDI स्कीम लॉन्च करी थी। 1 लाख करोड़ जिसका बजट था, ठीक है, ताकि भारत में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है ना, R&D है जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है। उस स्कीम के अंडर में आता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना, जिसका मेन काम यही है कि जो भी हाई ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे AI हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें रिसर्च और रिसर्च करना, ठीक है, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि इसके जो बोर्ड होता है उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? हाल ही में आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई में ये डायलॉग होस्ट करा था। इनॉग्रेट किसने करा था? श्री सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंदा सोनोवाल जो हैं, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट और शिपिंग के, ठीक है, उन्होंने ये डायलॉग इनॉग्रेट करा था, है ना। इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। कितनी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था? 10 कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है, 10 कंट्रीज़ ने इस डायलॉग में हिस्सा लिया था, ठीक है। 10 कंट्रीज़ प्लस एक ऑब्जर्वर कंट्री थी। ऑब्जर्वर कौन सी थी? तिमोर लेस्टे, ठीक है। इन्होंने ये जो डायलॉग है इसमें हिस्सा लिया था। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हेल्ड? ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है ना, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कौन से स्टेट में हुई थी? तो वो जो हुई थी ना, वो हुई थी हरियाणा में। ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में ये जो कॉन्फ्रेंस है हुई थी, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। थीम था रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। ठीक है, ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, उसके सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के चेयरपर्सन इसमें आए थे। हरियाणा में शहर का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो है मानेसर। मानेसर जो जगह है वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनॉग्रेशन किसने करा था? ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करा था। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? बिम्स्टेक का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, जो कि एक फ्रेमवर्क है जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं ना, मेंबर बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक के ये सारे मेंबर्स हैं। फ्रेमवर्क का जो फ्री ट्रेड एरिया है ना, उसका मेन मकसद है ताकि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वो आपस में आराम से ट्रेड कर सकें, बहुत कम रिस्ट्रिक्शन के साथ। ठीक है, टैरिफ रिड्यूस करना और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। Which Indian space mission marked the successful launch of 104 satellites in a single mission? कौन से भारत के स्पेस मिशन ने 104 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च करी थी? तो ये हुआ था PSLV C-37 के थ्रू। ऑप्शन सी, PSLV C-37। भारत ने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, है ना, कि 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की गई थी, है ना। इसमें मैक्सिमम जो है वो 96 सैटेलाइट US की थी। ठीक है, बाकी सारी जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ की थी। ठीक है, और ये हुआ कब था? ये हुआ था 15 फेब 2017 को। Which scheme was launched to promote entrepreneurship among SC/ST communities? ठीक है, जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं उसमें एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में। स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया। ऑप्शन सी, स्टैंड अप इंडिया। 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। होता क्या है स्कीम में? टारगेट SC/ST कम्युनिटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी थे इसमें। ठीक है, होता क्या है, बैंक जो होते हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उनको कंपल्शन है कि एक लोन जो है वो सुनिश्चित करें कि एक लोन जो है वो ऐसा दें जिसमें एक SC/ST बोरोवर हो, है ना, और एक वुमेन बोरोवर हो। ठीक है, मतलब लोन ऐसा करो, लोन जो देते हैं ना, सुनिश्चित करना है कि हर ब्रांच जो है बैंक की, ठीक है, वो एक SC/ST और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर इनको लोन दे। लोन अमाउंट कितना होगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच, है ना। बिना कोलैटरल के लोन होता है ताकि उनके ऊपर कोई कोलैटरल देने का या कोई सिक्योरिटी देने का प्रेशर भी ना आए। Which of the following statement are correct regarding unique land parcel identification number ULPIN? ठीक है, तो ULPIN जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सरकार की एक मुहिम है ताकि
जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है ना उसको डिजिटल करा जा सके, ठीक है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला है यूनिक ULPIN असाइंस यूनिक ID टू एवरी लैंड पार्सल इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है ना। ULPIN एक यूनिक ID प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि 14 डिजिट का होता है ये नंबर, बिल्कुल सही बात है, 14 डिजिट का ही होता है ना। फिर है ULPIN हेल्प्स ट्रैक लैंड ओनरशिप एंड रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स। ये भी सही चीज़ है, क्योंकि सारे अगर डिजिटल हो जाएंगे रिकॉर्ड्स तो आप आराम से पता कर सकते हो कि लैंड किसका है, और कोई डिस्प्यूट अगर आता भी है तो आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। ULPIN इज़ ओनली फॉर अर्बन एरियाज नॉट फॉर रूरल एरिया। ये गलत चीज़ है। ये जो चीज़ ULPIN है ना, ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए है, ठीक है। ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए है। तो ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। Which of the following is the specific port facility within Chahar Port that India is primarily developing and operating? ठीक है, चाहर पोर्ट जो है ईरान में लोकेट, ईरान का पोर्ट है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी पोर्ट फैसिलिटी है जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है? तो इंडिया डेवलप कर रहा है शहीद बसेती पोर्ट। ऑप्शन ए शहीद बसेती पोर्ट। इसको इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि एक ट्रेड रूट बनाया जा सके, ठीक है, आराम से ट्रेड रूट बनाया जा सके पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, ठीक है। उसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया। विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर सबमिटिंग आइडियाज अंडर इंस्पायर मानक स्कीम? इंस्पायर मानक स्कीम जो है उसके अंडर में किसी को अगर आइडिया सबमिट करने हैं तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो पहले तो ये जो स्कीम है इंस्पायर मानक, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट कौन है? इसको इम्प्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, है ना। ताकि स्टूडेंट जो होते हैं ना, क्लास 6 से 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या इनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो ये उसको डेवलप कर सकें, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है इंस्पायर पोर्टल। ऑप्शन ए इंस्पायर पोर्टल। इसके थ्रू जो बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़ इस स्कीम के लिए इसमें इस पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पहले रजिस्टर करेंगे, फिर आइडिया सबमिट करने के बाद इस आइडिया का एवेल्यूएशन होता है, ठीक है, और वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। अगर आपका आइडिया शॉर्टलिस्ट हो गया उसके बाद आपको फंड दिए जाते हैं ताकि आप उस आइडिया पे आगे काम कर सको और उसको डेवलप कर सको, है ना। तो इसलिए ये पोर्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ 2-day हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ई-साक्षी पोर्टल हेल्ड इन June 24? ठीक है, तो जून 2024 में एक वर्कशॉप हुई थी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी ई-साक्षी पोर्टल के लिए। ये हाल ही में जो एसएससी का स्टेनो का पेपर हुआ था ना, उसका पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। एसएससी स्टेनो 2025 में पूछा गया था ये सवाल। तो आप सोच लीजिए, अब इसको देख के लोग घबरा जाते हैं कि 2024 का भी सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम साल भर की कवर कर लेते हैं करंट। भाई करंट का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। मैंने तो सिर्फ एक 2024 का लिया है, कई सवाल थे जो 2023 के भी पूछ लिए गए थे, है ना। तो इतने पुराने सवाल भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं है, हमें जो है वो 6 से 8 महीने का कवर कर लो, ठीक है। 6 से 8 महीने का बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लो। और बाकी के अगर आप देखोगे ना तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी होती है 1 या 2 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, जो बिल्कुल ही बेकार सा होगा, ठीक है। तो हमें उसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको सारे सवाल नहीं करने, आपको सिर्फ इतने सवाल करने हैं ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप ऐसे एक क्वेश्चन के लिए आप साल 2 साल
कि अगर करंट अफेयर्स करने लग गए ना तो फिर तो हो गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कीजिए। मेरा मकसद इसको बताना सिर्फ इतना था कि देख लीजिए, इतने पुराने भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेके घबराना नहीं है, ठीक है। रीसेंट पेपर में जो आए हुए हैं उनको देख लीजिए, और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, जीएस की, उन पे ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। 2 साल की करंट अफेयर्स पढ़ने की बजाय अगर आप उतना ही टाइम जो बाकी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी हो गए, उन पे अगर देते हैं ना तो वो ज़्यादा बढ़िया है। खैर, ये जो सवाल है इसमें हमसे पूछा गया है कि मकसद क्या था, ठीक है। तो ये जो मकसद था ना, वो था जो ऑफिशियल्स है ना उनको ट्रेन किया जा सके, ताकि जो रिवाइज्ड फंड फ्लो है ना उसको ये बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू ट्रेन ऑफिशियल्स ऑन द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MPLAD स्कीम। What which major reform was introduced in the National Education Policy 2020? कौन सा मेजर रिफॉर्म था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी ना 2020 की, है ना, उसमें इंट्रोड्यूस करा था। NEP जो है लॉन्च हुई थी 2020 में, इसने 34 साल पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था ना उसको रिप्लेस करा था, ठीक है। जो सबसे मेजर रिफॉर्म था ना, जो पहले हमारे चलता था 10+2, अब उसको कर दिया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। 5 होता है पहले 5 साल, है ना, जो प्री प्राइमरी से फर्स्ट सेकंड क्लास तक के होते हैं ना, सेकंड क्लास तक के, उसमें आपको फाउंडेशनल बेसिक फाउंडेशन लर्निंग है वो देनी है। अगले 3 साल थर्ड से फिफ्थ क्लास तक जो है प्रिपरेटरी स्टेज होता है, ठीक है। अगले 3 साल जो है 6 से 8 तक वो सेकेंडरी स्टेज होता है, ओ सॉरी मिडिल स्टेज होता है ना, मिडिल स्टेज होता है। और जो 9 से 12 है आखिरी के 4 साल वो होते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इसमें एक होलिस्टिक तरीके से जो है बच्चों का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई थी। What is the name of India's first reusable hybrid rocket launched by Tamil Nadu state based startup? एक तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है, उसने लॉन्च करी है एक भारत की पहली रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, तो उसका नाम पूछा गया है ना। तो इस रॉकेट का नाम है रोहिणी-1, ऑप्शन सी रोहिणी-1। हाइब्रिड रॉकेट होते क्या हैं? हाइब्रिड रॉकेट होते हैं जो फ्यूल होता है वो लिक्विड और सॉलिड फ्यूल दोनों यूज़ करते हैं, है ना, ताकि इससे क्या इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। और एफिशिएंसी बढ़ गई तो जो लॉन्च कॉस्ट है वो सारी कम हो जाती है, उसको वापस रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉकेट है इसका नाम है रोहिणी-1। In which year did UNESCO recognize दुर्गा पूजा as intangible cultural heritage? कौन से साल में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की उपाधि दी थी? ये दी थी 2021 में। सन 2021 में दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया गया था। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है ना, वहाँ पे ये बहुत मुख्य तौर पे मनाया जाता है। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्टीमर ऑन 3 जुलाई 2025? इंडियन नेवी की पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है, ठीक है। तो वो जो है उनका नाम है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया इंडियन नेवी की पहली महिला बनी है फाइटर पायलट, ठीक है।
इससे पहले क्या होता था, जो महिलाएं होती थी उनके काफ़ी लिमिटेड रोल होते थे, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड रोल होते थे, बहुत लिमिटेड काम थे जो इनको दिए जाते थे। तो ये पहली बार हुआ है, पहली महिला बनी है जो फाइटर पायलट बनी है। In May 2025, which venture capital firm launched new investment vertical to support startups in India's defense and strategic technology sector? 2025 में कौन से वेंचर कैपिटल ने जो स्टार्टअप है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के, उनको सपोर्ट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट वर्टिकल लॉन्च करा था? तो वो लॉन्च करा था टाइटन कैपिटल ने, ऑप्शन डी टाइटन कैपिटल। GSI Geological Survey of India organized a Pan India Walkathon in March 2025। तो उसकी थीम पूछी हुई हमसे। GSI जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने एक वॉकेथॉन लॉन्च करा था, ऑर्गेनाइज करा था, पैन इंडिया लेवल पे था। तो हमसे पूछा गया कि उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी जियो साइंस फॉर अ सेफ वर्ल्ड, ऑप्शन सी जियो साइंस फॉर अ सेफ वर्ल्ड। The currently shelved in Cyber Forum, a leading cybersecurity conference, was initially set to take place in which US city? तो अभी हाल ही में एक जून में हुआ था इन साइबर फोरम, ठीक है। तो हमसे पूछा गया वो कौन से शहर में, यूएस के कौन से शहर में होने वाला था? तो वो होने वाला था सेंट एंटोनियो टेक्सास, ऑप्शन सी सैन एंटोनियो टेक्सास। Which Indian author won the debut category at KLF Book Awards in 2025 for The Many Life of Saida X? तो एक किताब आई थी द मैनी लाइफ ऑफ सईदा एक्स, जिसके लिए उसके जो ऑथर हैं उनको KLF बुक अवार्ड जो 2025 में हुए थे ना, उसमें डेब्यू कैटेगरी में इनको बेस्ट ऑथर का अवार्ड मिला था। तो हमसे पूछा गया उस ऑथर का नाम क्या है, तो उनका नाम है नेहा दीक्षित, ऑप्शन ए नेहा दीक्षित। अप्रैल 2025, DRDO achieved a significant milestone by conducting a long duration ground test on active cooled scramjet subscale combustor, ठीक है। DRDO ने हाल ही में एक टेस्ट करा था जो कि कंबस्टर जो होता है ना एक्टिव कूल्ड कंबस्टर था, उस पर एक टेस्ट करा था, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट था वो। तो इसमें पूछा गया कि वो टेस्ट कितनी देर चला था, तो वो टेस्ट चला था 1000 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन ए 1000 सेकेंड तक वो टेस्ट चला था। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद इंडिया सेक्ले इन मई 2025 टू डेवलप एन AI टूल एम्ड एट कॉम्बैटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स? तो भारतीय कौन से इंस्टीट्यूशन ने मई 2025 में इंडिया सेक्ले जो है ना, उसके साथ कोलैबोरेशन करा था ताकि एक AI टूल बनाया जा सके जिसमें जो एंटी माइक्रोबियल बीमारियाँ होती है ना, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा सके एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो वो जो किया था वो करा था IIT दिल्ली जो है उसने ये कोलैबोरेशन करा है। By when has India aimed to achieve its defense production of 3 lakh crore, which will strengthen its position as global defense manufacturing hub? तो भारत ने एक टारगेट सेट करा है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना हमारे यहाँ पे, उसको 3 लाख करोड़ तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है, ताकि एक ग्लोबल हब बन सके हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का। तो सवाल में पूछा गया है कि वो साल जो टारगेट है, टारगेट ईयर कौन सा है? तो वो टारगेट ईयर है 2029, ऑप्शन डी 2029 तक भारत को 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन अचीव करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ पेटेंट रेस्पिरेटरी डिवाइस डेवलप्ड बाय एम्स रायपुर टू कर्ब एयरबॉर्न इन्फेक्शन इन मई 2025? हाल ही में एम्स रायपुर जो है उसने एक डिवाइस लॉन्च करा है, ठीक है, ताकि जो हवा से हमें जो इन्फेक्शन होता है ना उसको ठीक किया जा सके। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है HOAC
कॉम्बो, ऑप्शन सी HOAC कॉम्बो। What is the spatial resolution of Bharat Forecasting System launched in May 2025? तो BFS जो भारत फोरकास्टिंग सिस्टम जो लॉन्च हुआ था ना, उसका रेजोल्यूशन पूछा है। उसका रेजोल्यूशन कितने किलोमीटर का है? उसका रेजोल्यूशन है 6 किलोमीटर का, ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। Which exercise did Ines Shivalik complete just before joining RIMPAC in June 2024? ठीक है, तो एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी, है ना। बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी जिसमें आईएनएस शिवालिक ने भाग लिया था। तो हमसे पूछा है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या था। तो ये जो एक्सरसाइज है वो थी जिमएक्स, ऑप्शन डी जैमेक्स। इसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसका 8th एडिशन हुआ था। नाम से पता पड़ा जापान और इंडिया के बीच में हुआ था। हुआ कहाँ था? योकोसुका जापान। ठीक है, योकोसुका जापान में ये एक्सरसाइज हुई थी। इस एक्सरसाइज के बाद आईएनएस शिवालिक जो है उसने रिम्पैक एक्सरसाइज जो है उसको उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और जापान जो है और भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मालाबर एक्सरसाइज। ठीक है, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा वीर गार्जियन, इसको शिन्यू मैत्री भी कहा जाता है। एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज, और आर्मी की जो है उसका नाम है धर्मा गार्जियन। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और जापान के बीच में होती हैं, है ना। ईयरली एक्सरसाइज हैं, हर साल ये इंडिया और जापान ऑर्गेनाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद इंडिया ने जो है रिम्पैक जो एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है, ये एक्सरसाइज ज्वाइन करी थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, मरीन टाइम एक्सरसाइज है। होस्ट कौन करता है? यूएस नेवी, है ना। और पार्टिसिपेट करते हैं 29 कंट्रीज। और ये जो 2024 वाला एडिशन था ना वो हुआ था हवाई यूएस में ये हुआ था। According to the report titled India Revised 44,000 crore plan to boost defense manufacturing, published in 2025, what is the primary purpose of this plan? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया रिवाइज 44,000 करोड़ प्लान टू बूस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी। तो उसका मेन पर्पस क्या था? तो उस प्लान का जो मेन पर्पस था वो था सेफ गार्डिंग पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स, ऑप्शन बी सेफ गार्डिंग पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। इन 2025 विच स्टेट अचीव्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन विद द सपोर्ट ऑफ इंडो फॉरेन कोलैबोरेशन? हाल ही में एक कौन से स्टेट ने एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन अचीव करा है ना, इसमें इंडो फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ है। तो वो स्टेट जिसकी बात करी जा रही है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। Who among the following threw 19.59 meter to bag silver medal in shot put at एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप? तो हाल ही में एशियन चैम्पियनशिप हुए थे, अंडर 18 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी। उसमें शॉर्ट पुट में जो सिल्वर मेडल जीता है ना, उनका नाम पूछा है। तो उनका नाम था निश्चय, ऑप्शन बी निश्चय। निश्चय ने 19.59 मीटर फेंक के, जो बॉल होती है उसको फेंक के सिल्वर मेडल हासिल करा था।
एज पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईयर एंड रिव्यू 2024, व्हाट इज द नंबर ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट टू बी इंडिजिनियसली बिल्ट बाय TASL इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ईयर एंड रिव्यू आता है, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया था कि जो TASL है, ठीक है, वो C-295 एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो हमसे पूछा गया कि कितने एयरक्राफ्ट बनेंगे ऐसे, तो वो बनेंगे 40, ऑप्शन डी 40। 40 एयरक्राफ्ट जो है C-295 एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं। रिसेंटली CP Radhakrishna was appointed as Vice President of India. Which of the following articles of Indian Constitution deals with the election of Vice President? हाल ही में CP राधाकृष्णन जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। तो ये 15th वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन से आर्टिकल में बताया जाता है, डील करता है, कौन सा आर्टिकल डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से? तो वो डील करता है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो आर्टिकल्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट डिफाइंड कौन से आर्टिकल में, वो है 63। आर्टिकल 63 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 64 जो है वो बताता है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, ठीक है। 65 जो बताता है वो बताता है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। जब भी प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे ऑफिस से, ठीक है, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। 66 बताता है उनके इलेक्शन को। 67 जो है वो डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस से, कि कितना टर्म रहेगा एक वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। और 69th आर्टिकल जो है वो डील करता है ओथ, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की ओथ होती है ना, वो उससे, ठीक है। और 71 जो डील करता है वो डील करता है मैटर्स, जो भी इलेक्शन होता है ना वाइस प्रेसिडेंट का, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उससे डील करता है आर्टिकल 71, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि हमारे संविधान में बताए गए हैं। Recently, Indian men's hockey team clinched 12th edition of Men's Hockey Asia Cup title by defeating which of the following countries in final held at Rajgir Sports Complex, बिहार। हाल ही में 12वां एडिशन हुआ था मेंस हॉकी एशिया कप का, ठीक है। उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। हराया किसको था? हराया था साउथ कोरिया को, ऑप्शन बी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को हरा के इंडिया की जो हॉकी टीम है उसने ये 12th एडिशन जो है एशिया कप का वो जीत लिया था। और फाइनल हुआ कहाँ था? हुआ था बिहार, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। Recently, Ministry of Coal inaugurated a green financing framework called Artha, aimed at promoting investment to transform reclaimed mines into productive and eco-friendly asset. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करा है ना, अर्था, जिससे इन्वेस्टमेंट जो है प्रमोट किया जा सके उनको, ठीक है। जो भी रिक्लेम्ड माइंस है ना उसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। उसके लिए इन्होंने अर्था को लॉन्च किया, अर्था स्कीम लॉन्च फ्रेमवर्क लॉन्च करा है। अर्था का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर रिक्लेमेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर होलिस्टिक असेट, ठीक है। ये इस अर्था का फुल फॉर्म है। तो हमसे पूछा गया कि आर का क्या मतलब है? आर का मतलब हो गया रिक्लेमेशन, ऑप्शन बी रिक्लेमेशन,
रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? कौन से स्टेट ने भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड लॉन्च करे हैं? तो ये लॉन्च करे हैं आसाम ने। ऑप्शन ए आसाम। आसाम ने हाल ही में ये अवार्ड जो हैं ये लॉन्च करे थे। इसमें इनॉग्रल अवार्ड विनर्स जो थे वो देख लेते हैं 2025 के। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे? वो थी मनु भाकर। आपको पता है ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीते थे, ठीक है। शूटर हैं मनु भाकर जी, इनको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको मिला था? वो मिला था सुनील छेत्री को, ठीक है। और इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर वो मिला था बेदाब्रत भाराली को लाइफ टाइम अचीवमेंट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था, ठीक है। ये वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है। सुनील छेत्री जैसा पता है आपको फुटबॉल खेलते हैं, है ना। और मनु भाकर जो है वो हो गई शूटिंग की, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल लेवल के अवार्ड दिए गए थे। इसके अलावा भी अवार्ड थे पर वो स्टेट प्लेयर्स को दिए थे, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नेशनल में दिए जाते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS फॉर कार्निएज इंडिया इन अप्रैल 2025? एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ था, तो हमसे पूछा गया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा था कार्निएज इंडिया के साथ मिलके। तो वो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन विच स्टेट डिड द DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इट्स इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्ट्रोफिक एयरशिप प्लेटफॉर्म? जो SAB प्लेटफॉर्म है ना DRDO का, उसका टेस्ट कौन से स्टेट में किया था इन्होंने? तो वो करा था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में DRDO ने जो SAB प्लेटफॉर्म है ना उसका पहला फ्लाइट टेस्ट करा था। इंडिजिनियस का मतलब होता है प्योरली इंडिया में डेवलप किया गया था इस प्लेटफॉर्म को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप पार्टिसिपेटेड इन नावडेक्स 2025 स्ट्रेंथनिंग इंडिया UAE मैरीटाइम कॉर्पोरेशन? तो इंडिया और UAE जो है इनके बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है नावडेक्स, है ना। उसका हाल ही में 8th एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? अबू धाबी UAE में, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो इंडिया की तरफ से कौन सा कोस्ट गार्ड शिप था जिसने पार्टिसिपेट करा था। तो इंडिया की तरफ से ICGS शूर। ऑप्शन बी ICGS शूर जो है उसने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। इंडियाज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन एंड AI ड्रिवन मिनरल टारगेटिंग हैकाथॉन वॉज लॉन्च्ड इन डैश? हाल ही में भारत में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो होता है ना उसका ऑक्शन हुआ था, और एक हैकाथॉन भी हुआ था AI ड्रिवन था मिनरल टारगेटिंग हैकाथॉन। वो कौन से स्टेट में हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था गोवा में। ऑप्शन डी गोवा। गोवा में ये दोनों ऑक्शन और हैकाथॉन दोनों चीज़ें हुई थी। Which Indian artist made his debut at Cannes 2025 by showcasing a watercolor inspired by India's diversity? देखिए, तो एक इंडियन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना डेब्यू किया था कांस 2025 में, तो उनका नाम पूछा है, तो वो थे परेश मैती। ऑप्शन बी परेश मैती। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं परेश जी, ठीक है। इन्होंने एक वाटर कलर शोकेस करा था जिसमें इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना उसको बताया गया था।
और इन्होंने हाल ही में अपना कांस 2025 डेब्यू करा था इसके कारण। Recently, ICC has unveiled its flagship Dash campaign film ahead of the ICC Women's Cricket World Cup, featuring leading stars such as India's Smriti Mandhana, Sri Lanka's Chamari Attaputtu और ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी। ठीक है, तो उस कैंपेन का नाम पूछा हमसे। आईसीसी ने हाल ही में ये एक कैंपेन लॉन्च करा था, जो आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, वुमेंस वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है हाल ही में, उसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च करी थी। तो उस फिल्म का नाम पूछा है, तो उस फिल्म का नाम था विल टू विन। ऑप्शन बी, विल टू विन। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट पार्टिसिपेटेड एट एक्सियम मिशन 4 to the ISS in 2025 to conduct space agriculture experiment। ठीक है, तो कौन से भारतीय एस्ट्रोनॉट ने पार्टिसिपेट करा था एक्सियम 4 में, मिशन 4 में? तो वो थे शुभांशु शुक्ला जो थे, उन्होंने इस मिशन में पार्टिसिपेट करा था। हाल ही में ये स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय भी बने हैं, है ना। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय भी बने थे, और पहले भारतीय बने जिन्होंने इंटरनेशनल आईएसएस जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, उस पे ये गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर द अर्थक्वेक इन म्यांमार? तो हाल ही में जैसे सबको पता है, म्यांमार में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो उनकी मदद करने के लिए कौन से देश ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च करा था? तो वो लॉन्च करा था इंडिया ने। ठीक है, ऑप्शन डी, इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च करा था। हु वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन? ठीक है, तो सबसे यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन जो थे, इंडिया के ही थे वो, है ना। वो अचीव करने के, उस अचीवमेंट के लिए उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में दिया गया था। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुकेश डी। ऑप्शन डी, गुकेश डी जो है वो सबसे यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। ठीक है, और जिसके लिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 भी दिया गया था। Department of State and Technology has unveiled the theme for Emerging Science Technology Innovation Conclave 2025, which is scheduled to be held at Dash in November 2025। नवंबर 2025 में एक कॉन्क्लेव होने वाला है, ESTIC, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। ठीक है, तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और DST जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने उसकी थीम लॉन्च करी थी। पर हमसे यहाँ पे पूछा गया कि होगा कहाँ पे, जो कॉन्क्लेव है वो होगा कहाँ पे? वो कॉन्क्लेव होगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में ये कॉन्क्लेव 2025 होने वाला है। फर्स्ट एडिशन है इसका। ठीक है, और इसकी थीम है विकसित भारत 2047, पायनरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, काफ़ी बड़ी थीम है इसकी, है ना। तो ये पहला एडिशन है ESTIC 2025 का, जो कि होने वाला है न्यू दिल्ली में। और करवा कौन रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज पर recent information, which of the following states is set to inaugurate अनोखी दुनिया, world's first ever park built entirely from ceramic waste? दुनिया का पहला पार्क जो कि सेरेमिक वेस्ट से बना है ना, वो कौन से स्टेट में होने वाला है, स्टेट में बनेगा?
पाक का नाम है अनोखी दुनिया, बनेगा वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज सेट टू होस्ट इज फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपना पहला सनराइज फेस्टिवल होस्ट करने वाला है। होता कब है? होता है 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक होगा, है ना। होगा कहाँ पे? तो ये जो होगा वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, भारत का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। इस विलेज में सबसे पहला सनराइज होता है, ठीक है। सबसे पहले जो सूर्य की किरण जो पड़ती है ना भारत में, वो इस विलेज में पड़ती है। विलेज का नाम है डोंग एंजाव, ऑप्शन ए डोंग एंजाव द राइट आंसर। विच कंट्री वन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल एट कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड एट वुल्वरहैम्पटन इन इंग्लैंड। हाल ही में कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था वुल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में। मेंस और वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? वो जीता है इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने वुमेन और मेंस टाइटल दोनों जीते थे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में। Which Indian defense missile system called Sudarshan Chakra was used by India to intercept drones and missiles during Pakistan's attempted strikes in मई 2025? मई 2025 में जो पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक करे थे ना इंडिया पे और मिसाइल स्ट्राइक करे थे, उसको रोकने के लिए इंडिया का कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज़ किया गया था? तो वो था S-400 सिस्टम, ऑप्शन ए S-400 सिस्टम, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने रशिया से लिया था। उसको यूज़ करके इंडिया ने जो भी ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक कर रहा था ना पाकिस्तान, उसको रोका था। What is the name of India's first satellite which completed 50 years in April 2025 and was launched in 1975? भारत का पहला सैटेलाइट जिसने 50 साल पूरे करे हैं, उसका नाम क्या था? ठीक है, हाल ही में उसने 50 साल पूरे करे थे, 1975 में सोचिए लॉन्च किया था। तो उसका नाम है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। Which nation became the fourth nation to successfully dock 2 satellites in space in Jan 2025? चौथा नेशन बना है, कौन सा देश है ऐसा जो चौथा नेशन है दुनिया में जिसने सक्सेसफुली एक साथ 2 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करे हैं, डॉक करे हैं, ठीक है। डॉकिंग ऑपरेशन जो होता है ना, वो कौन से देश ने करा है? तो वो है इंडिया, ऑप्शन ए इंडिया। इंडिया जो है वो 4th कंट्री बना है दुनिया का जिसने सक्सेसफुली 2 सैटेलाइट को एक साथ डॉक करा है स्पेस में, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट जो यूज़ हुए थे, मिशन जो था उसका नाम था पेंडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो ने करा था। जो एयरक्राफ्ट यूज़ करा था, जो लॉन्चिंग सिस्टम यूज़ हुआ था, वो था PSLV C60, ठीक है। PSLV C60 यूज़ किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। Who sworn in as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो बने हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Recently, which of the following countries has won the 2nd edition of Central Asian Football Association काफा नेशन कप? जो दूसरा एडिशन हुआ था काफा नेशन कप का,
2025 वो किसने जीता है? पहले तो ये हुआ कहाँ था, होस्ट देख लेते हैं। होस्ट था उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर काफा नेशन 2025 होस्ट करा था। जो वो इसका दूसरा संस्करण था, उसको जीता किसने? उसको जीता है उज़्बेकिस्तान ने। ऑप्शन सी, उज़्बेकिस्तान। सेकंड पे थे ईरान, थर्ड पे था इंडिया, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन थी ओमान की, है ना। ठीक है, तो ये पोजीशन थी इंडिया का, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड पोजीशन पे आया था इंडिया, जीता था उज़्बेकिस्तान ने। Recently, who among the following has been appointed as a chairperson of governing board of National Stock Exchange of India? एनएससी के चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? एनएससी आपको पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और मुंबई बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और मेन जिसमें निफ्टी, अगर आपको पता हो, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो एनएससी का ही है, ठीक है। तो उसके हाल ही में चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? तो उसके चेयरपर्सन बने श्रीनिवास इंजेती। ऑप्शन बी, श्रीनिवास इंजेती। रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान जी, है ना, इन्होंने एक अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च करा है। इंडिया का पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन जो है इंडिया का, उसके अंडर में ये आया, लॉन्च बनाया गया था। वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है अबू धाबी में। ऑप्शन सी, अबू धाबी। आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी कैंपस है ना, वहाँ पे ये सेंटर बनाया गया है। वेयर वॉज हार्बर फेज ऑफ जल प्रहार एक्सरसाइज 2025 कंडक्टेड? जल प्रहार एक्सरसाइज जो है ना, उसका हार्बर फेज कहाँ पे हुआ था? इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करा था ये, ठीक है। उसका हार्बर फेज हुआ था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। और अगर सी फेज की बात की जाए, तो वो होगा काकीनाडा। काकीनाडा में इसका सी फेज ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, आर्मी और नेवी दोनों के बीच में जॉइंटली होती है एक्सरसाइज जल प्रहार। एग्री स्ट्राइक स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? एग्री स्ट्राइक स्कीम जो है हाल ही में न्यूज़ में थी, है ना, जिसमें जो फार्मर्स है ना उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। फार्मर्स का डेटा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026? बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है 2026, वो कौन सी इंडियन सिटी होस्ट करेगी? तो वो होस्ट करेगी न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। 17 साल के बाद इंडिया होस्ट करने वाला है। लास्ट हुआ था 2009 में, जब हैदराबाद में इसे होस्ट किया गया, हैदराबाद में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद 2009 के बाद अब जाके इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। अगस्त 2026 में ये न्यू दिल्ली में होने वाला है।
2025 का जो संस्करण है वो हुआ था पेरिस में, ठीक है। और इसमें जो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर है उसका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इस चैम्पियनशिप की इंडिया की सबसे सक्सेसफुल प्लेयर है। इन्होंने टोटल 5 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ऑर्गेनाइज कौन करता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है। विच सिटी इज सेट टू होस्ट 18th एडिशन ऑफ इंडिया इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस 2025। इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस जो होगा उसका 18th एडिशन है, वो कहाँ, कौन सा शहर होस्ट करने वाला है? तो वो होस्ट करेगा शारजहाँ यूएई। ऑप्शन ए शारजहाँ यूएई जो है वो इसको होस्ट करेगा। टोटल 70 कंट्रीज जो हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। थीम है इवेंट का वी आर इंक्लूजन। सितंबर 15 से सितंबर 17 तक ये शारजा में होने वाला है इवेंट। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ब्रेकफास्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स? ये तो कौन सा शहर है भारत का पहला जो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब फाइनेंशियली असिस्ट करेगा सैनिटेशन वर्कर्स को ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो स्कीम लॉन्च करी है, ये स्कीम का नाम है अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 1500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सैनिटेशन वर्कर्स को, है ना, फॉर ब्रेकफास्ट। लॉन्च करा है बेंगलुरु ने। ऑप्शन बी बेंगलुरु। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड अग्निकर 2025 कैंपेन अंडर विच फ्लैगशिप स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसने एक अग्निकर कैंपेन लॉन्च करा है। वो किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अग्निकर कैंपेन जो है वो सितंबर में श्री मनोहर लाल जी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च करा था। मकसद क्या है इसका? डोर टू डोर अवेयरनेस लाना, है ना, और कैंप लगाना, लोन मेलर्स लगाना, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना अर्बन 2.0 उसको बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ पीएम सूर्यग्रह है ना, और बाकी जो भी स्कीम्स हैं भारत सरकार की हाउसिंग से रिलेटेड, उन सबको अवेयरनेस लाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड 2025? ये अवार्ड किसको मिला था? प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड 2025 ये मिला था आनंद वी पाटिल जी को। ऑप्शन ए आनंद वी पाटिल। लिटरेचर में जो अपना बहुत योगदान देते हैं ना, उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। लिटरेरी अवार्ड है, बहुत फेमस प्रोफेसर वी के गोकक बहुत फेमस लिटरेरी फिगर थे भारत के, है ना, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है। अनुतिन चन्नीवरकुल हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन सितंबर 2025? हाल ही में अनुतिन चन्नीवरकुल
जो हैं उनको एज प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन से देश के हैं? तो ये बने हैं थाईलैंड के। ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चरनीवक्कुल। इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड विच ग्लोबल नेटवर्क टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। इंडिया ने हाल ही में एक ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन करा है ताकि जो हेल्थ केयर में एआई पे स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन करा है। तो उसका नाम है हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके मेंबर बनी है इंडिया। मोहम्मद इरफान अली हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो हाल ही में वापस से कौन से देश के प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं? तो वो इनका सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुयाना की। ऑप्शन बी गुयाना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना टू प्रमोट वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। महिलाओं में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई है। कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है बिहार ने। ऑप्शन सी बिहार। बिहार ने ये स्कीम लॉन्च करी है ना। इसके लिए जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। तो एक दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सितंबर 7। ऑप्शन बी सितंबर 7 को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाते हैं। इस साल की थीम थी रेसिंग फॉर एयर एवरी ब्रेथ मैटर्स। ये इस साल की स्कीम थी। 2019 में अनाउंसमेंट करा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कि 7 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर मनाएंगे। पहली बार हुआ था 2020 में। 2020 से ये हर साल मनाया जा रहा है। वेयर वॉज द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। तो ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में 2025 में सितंबर में। वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किसने करा था? हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। इसका इनॉग्रेशन करा था। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड। भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? तो वो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है। टोटल 825 करोड़ की लागत पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है ना। विच कंट्री लॉन्च्ड द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज। फ्रीडम एज जो है वो कौन से देशों के बीच में ऑर्गेनाइज हो रही है? तो ये 5 दिन की ट्राइलेटरल मतलब एक्सरसाइज है, मतलब 3 देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। देशों का नाम है साउथ कोरिया, यूएस और जापान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच मिशन लॉन्च्ड बाय
डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टू डेवलप एंड कंजर्व इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स। इंडिजिनस कैटल और बफेलो ब्रीड्स जो होती है ना, उनको बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने कौन सा मिशन लॉन्च करा है? तो ये करा है राष्ट्र गोकुल मिशन, ऑप्शन बी, राष्ट्र गोकुल मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटप्लेस लॉन्च्ड बाय इरेडा इन सितंबर 2025? IRDAI जो है रेगुलेटरी बोर्ड बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की, उसने एक डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस लॉन्च करा है। तो हमसे पूछा गया उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था बीमा सुगम पोर्टल, ऑप्शन डी, बीमा सुगम पोर्टल। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी इंश्योरर्स हैं, जो भी कस्टमर हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें और उसी पे इनको सारे हेल्थ, ट्रैवल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जो भी हैं सारे इस एक प्लेटफॉर्म पे सारे इंश्योरेंस इनको अवेलेबल हो जाए। पोर्टल डेवलप किसने करा? LIC और GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, दोनों ने मिलके इस पोर्टल को डेवलप करा है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च सक्षम निवेशक कैंपेन? सक्षम निवेशक कैंपेन जो है एक ड्राइव है, 100 दिन का कैंपेन है। इसको किसने लॉन्च करा है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च करा है? तो ये करा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA। मेघनाथ देसाई who recently passed away was associated with which field? मेघनाथ देसाई जी जो हैं वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो वो रिलेटेड थे इकोनॉमिक्स से, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं मेघनाथ देसाई जी। विच कंट्री हैज़ अडॉप्टेड आसाम्स हरगिला आर्मी मॉडल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? आसाम का एक हरगिला आर्मी मॉडल है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, उसको कौन से कंट्री ने अडॉप्ट करा है? तो वो अडॉप्ट करा है कंबोडिया ने, ऑप्शन डी, कंबोडिया। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अपना घर इनिशिएटिव टू सपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज? ट्रक ड्राइवर्स को लंबे सफ़र के दौरान सपोर्ट करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया अपना घर, है ना, जिसमें यूनिट्स बनाए जाएंगे, ठीक है, 368 यूनिट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो लंबे सफ़र के दौरान रुक सकते हैं, है ना, जहाँ पे उनको सोने के लिए बेड, खाना बनाने की जगह, तेल, पानी, पीने का पानी, रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबे सब मिलेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025? कौन से स्टेट ने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप होस्ट करी थी? ये पहली बार हुआ था जब इस स्टेट ने होस्ट करा है। स्टेट का नाम है बिहार, ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने पहली बार ये जो चैंपियनशिप है होस्ट करी है। आठ टीमों ने टोटल पार्टिसिपेट करा था इसमें, और इस इवेंट का जो मैस्कॉट है उसका नाम था अशोका रैबिट, है ना, वो इस इवेंट का मैस्कॉट था। जीता कौन था? मेंस कैटेगरी में हांगकांग ने गोल्ड जीता,
और वुमेंस कैटेगरी में चाइना ने गोल्ड जीता है। ठीक है, इंडिया को सिर्फ वुमेंस कैटेगरी में मेडल मिला था, वो था ब्रॉन्ज। ठीक है, मेंस कैटेगरी में कोई मेडल नहीं जीता था भारत ने। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।